जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM स्टीनमनसन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज SBI क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए मैं ऑलरेडी स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखें। प्रीलिम्स में अभी 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। प्रीलिम्स को लेकर मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रीलिम्स को लेकर SBI के ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है और कट ऑफ एक दो स्टेट को छोड़ दें अगर, तो मैक्सिमम स्टेट में कट ऑफ अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का 50 के नीचे ही रहेगा। तो जो भी अपने भाई उतना स्कोर कर रहे हैं मूव में, तो उन्हें मैं बोलूंगा कि वे ज्यादा प्रीलिम्स को लेकर परेशान ना हो। एसबीआई में मेन जो खेल है वो मेंस का ही है। तो प्रीलिम्स ऐसा नहीं है प्रीलिम्स को इग्नोर करना है। प्रीलिम्स के लिए जिनके भी मॉक में 50 या उससे ऊपर आ रहे हैं, तो वो आराम से बस डेली एक जो 20 दिन बचे हैं मान लिया, तो अभी डेली एक केवल मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ प्रीलिम्स का, और उसी को एनालिसिस करो बस। और मेंस पे फोकस करो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, तो मेंस में जो आप तैयारी करोगे उसका फायदा भी आपको प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेंस को ही टारगेट करो। और जिनके मान लिया 50 नहीं पहुंच रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो वो अभी पहले प्रीलिम्स पे ही ध्यान दें। उन्हें मैं नहीं बोलूंगा कि वे प्रीलिम्स मेंस में लग जाए। अब मैं बात करता हूँ मेंस की। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अभी भी काफी लोगों को मेंस के मिनिमम कट ऑफ को लेकर। हम सब जानते हैं कि एक मिनिमम कट ऑफ है, वो तो आपको लाना ही लाना है। तो वो कितना है? तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि 50 है, 60 है, क्या है। देखो, मैं उसका बारे में बताता हूँ आपको कि 2020 से ये शुरू हुआ था एसबीआई में। 2020 में भी कट ऑफ मिनिमम जो था वो 60 था। 2021 में भी 60 था। 22 वाले में 50 कट ऑफ गया था एक बार मिनिमम। फिर उसके बाद लास्ट ईयर भी जो है 60 गया है। तो मान लिया अगर 4 बार अभी तक हुआ है जो, तो उसमें से 3 बार 60 गया है और एक बार 50 गया था। तो ये कहीं मेंशन नहीं है। इस बार के भी नोटिफिकेशन में आप अगर देखेंगे ना, तो 60 कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर या लेकिन क्यों बोल रहा हूँ कि इसलिए आप बार बार फिर भी यही पूछते हैं कि सर 60 ही जाएगा। 60 को ही आपको टारगेट लेके चलना है। आपको 50 टारगेट ही लेके चलना है, आपको 60 ही मिनिमम टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, अगर 50 जाता है तो अच्छी बात है, वो एडवांटेज हो गया आपका। तो आप 60 को ही टारगेट लेके चलिए कि 60 तो जाएगा ही जाएगा, 60 से ऊपर ही मुझे लाने हैं। अब कम जाएगा तो आपका बेनिफिट है। और ये एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों के लिए कम। डिसेबल्ड का ऐसा नहीं है कम है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का भाइयों का भी 60। तो मिनिमम कट ऑफ का मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपको 60 टारगेट लेके चलना है कि 60 मुझे लाना है। इसके बाद दूसरी में बात करूं, सेक्शनल कट ऑफ। इसमें एक एडवांटेज है एसबीआई में कि जहां आपको मिनिमम कट ऑफ का तो एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि सेक्शनल कट ऑफ की आपकी टेंशन नहीं है, जो आईबीपीएस या आरआरबी में रहती है। हम जानते हैं आरआरबी में बहुत से अपने ऐसे भाई हैं जिनका केवल रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रह गया। ऐसी आईबीपीएस में भी आपको देखने मिलेगा कि काफी कैंडिडेट का सेक्शनल कट ऑफ की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। ओवरऑल उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनके लिए यह फायदा है कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं होता। तो एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ है जो आपको 60 मान के चलना है। तो दो बात क्लियर हो गई। अब 60 आपको टारगेट करना है कि 60 नंबर लाने हैं। तो अब 60 नंबर कैसे लाए, मैं अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जीए, क्वांट और रीजनिंग। अब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं बार बार देखो, मैंने एसएससी की भी स्ट्रेटेजी में बताया था। जिन लोगों ने मानी अच्छा स्कोर किया, जो नहीं माने वो स्कोर नहीं उतना कर पाए। मैं बोला था जीए पे ज्यादा फोकस मत करो। जीए क्या होता है, हमें जीए लगती है इजी कि चलो यार पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लो, बोरिंग नहीं है। इंग्लिश हमें लगती है बोरिंग। हम में से आधे अपने ऐसे हैं एक्स सर्विसमैन भाई जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, तो इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग लगती है। तो इस बात से एग्री होंगे आप सभी। और जीए लगती है हाँ चलो जीए इजी है यार, थोड़ा रट लिया ये वो, तो हम इंग्लिश को इग्नोर करते हैं और उधर ही जीए पे हम ज्यादा फोकस। एसएससी में मैंने बोला था कोई फायदा नहीं है जीए इतना ज्यादा आपको ध्यान देने का, उस पर इग्नोर नहीं करना है। एसबीआई में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इग्नोर करना है, जीए कैसे पढ़नी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है ना, जितना आप ध्यान जीए पे दे रहे हो ना, उतना नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना डिवाइड करना है टाइम। सबसे पहले है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है खुद। जो लोग
8 घंटे पढ़ते हैं दिन में, वो 8 घंटे के हिसाब से टाइम डिवाइड करें। जो उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, जो 6 घंटे पढ़ रहे हैं उससे कम, तो वो 6 घंटे को डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करना है? अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लो 6 घंटे है तो उसमें हम जीए को दे दे रहे हैं ज़्यादा टाइम। अभी आपको क्या करना है कि 6 में से मैं बता रहा हूँ सबसे जो मेन सब्जेक्ट है ना इन चारों में, वो है इंग्लिश, जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट ईयर भी ये बात बोली थी, और लास्ट ईयर भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, एग्जाम के बाद भी मेरी उनसे बात हुई थी, वे सारे वही हैं जिनका इंग्लिश में 25+ स्कोर, जो बोल रहे थे कि हमारा इतना बन जाएगा। जब एग्जाम देकर आए थे मेरे से बात हुई थी, कह रहे सर इंग्लिश में 25 के आसपास बन जाएगा उससे। तो जब रिजल्ट आया उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इंग्लिश को, और इंग्लिश को ही हम क्या कर रहे हैं, मुझे पता है बोरिंग लगती है, मैं भी पढ़ता था, बोरिंग तो होती है, ये इंग्लिश पढ़ना बोरिंग है। तो हम उसकी जगह सोचते हैं कि यार जीए रट डालता हूँ, जीए में 50 में से 25-30 नंबर ले आऊंगा और काम हो जाएगा। जीए में 25-30 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, मैं अभी बता रहा हूँ। तो जीए को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा, लेकिन उतना फोकस आपको रखना है इंग्लिश में, उससे ज्यादा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम डिवाइड करो, मतलब जैसे 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 घंटा कम से कम आप इंग्लिश को दो डेली। इंग्लिश में 25+ आप टारगेट लेके ही चलो। एक्स सर्विसमैन जिसकी वीक है ना, कुछ लोग हो सकते हैं 20 का, एटलीस्ट 20 तो लाओ यार। 25+ का टारगेट करोगे तब 20 आएंगे, 20 में भी काम नहीं चलेगा। 25 कम से कम टारगेट लेकर चलो इंग्लिश में। मैं बता रहा हूँ एसबीआई जिसे क्लियर करना है ना, आज से ही समझ लो इंग्लिश में अभी तक जो पढ़ लिया था पढ़ लिए, इंग्लिश में बिल्कुल मतलब एकदम लग जाओ। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो, मैं पहले बताया था किसी ट्यूटर का सब्सक्रिप्शन लो। मुझसे पूछोगे कौन ट्यूटर, तो मैंने पहले ही बताया था कि निनिसा बंसल मैम है, या आपको कोई भी और जो भी सही लग रहा है आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। वे जो बताते हैं उन्हें पढ़ो, और नहीं तो बेस्ट तो मैं बोलता हूँ कि बेस्ट तो न्यूज़पेपर है, पर न्यूज़पेपर और भी ज़्यादा बोरिंग होता है पढ़ना, ठीक है, ये तो आप मानेंगे। तो उससे अच्छा ये होता है कम से कम वो जो बता रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं उसे ही कम से कम हम कर लें अगर, तो इंग्लिश में इतना स्कोर हो जाएगा। और इंग्लिश का डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है। जो मॉक है उसमें एक सेक्शनल मॉक डेली, एक सेक्शनल मॉक। और मेंस का मतलब वो मेंस वाला, मेंस का 35 मिनट का होगा, उसका एनालिसिस करो, ठीक है। देखो फिर उसमें कि हाँ ये टॉपिक मैं कर पा रहा हूँ, अनसीन पैसेज है कर पा रहा हूँ, फिर और देखो कि पैराजम्बल है ये हो पा रहे हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले हैं वे बन रहे हैं, इस हिसाब से अपना डेली एनालिसिस भी करो, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो देखो, और क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश मतलब मेन सब्जेक्ट है, बता रहा हूँ एसबीआई क्लियर करना है तो इंग्लिश के पीछे लग जाओ। मुझे पता है बोरिंग है, पर फिर भी आपको पढ़ना है अगर क्लियर करना है तो स्ट्रेटेजी में मेरी मेन बात यही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश के पीछे लग जाओ अगर आपको क्लियर करना है तो। इसके बाद जीए कैसे पढ़ना है, देखो उसके बाद जीए, जीए को आप एसएससी में तो बोला था मैंने कि हाँ ठीक है, इग्नोर तो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर ही आएगा। स्टैटिक पार्ट को इग्नोर कर दो, इसमें क्या इग्नोर करना है, स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट पर ज्यादा फोकस मत करो, 5-6 क्वेश्चन आते हैं और ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है कि आए। तो स्टैटिक में छोड़ दो, उस पर टाइम मत खराब करो। करंट अफेयर पढ़नी है आपको। करंट अफेयर में कितनी पढ़नी है, मान लिया इसका अप्रैल में 10 अप्रैल के आसपास एग्जाम होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अक्टूबर से लेकर, बल्कि सितंबर से मैं बोलूंगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब ये 6 महीने तो है ही, और 15 मार्च तक की, ठीक है, पर ये 6 महीने पीछे और 15 मार्च। और कई लोग क्या करते हैं जीए में गलती, कि अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे जीए पढ़ेंगे प्री के बाद, फिर एकदम से लोड आ जाता है, फिर ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, और ऊपर ऊपर पढ़ते हैं तो उसमें आप जीए में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जीए को आपको डेली कम से कम आधा पौन घंटा देना है। टाइम डिवाइड में बोल रहा हूँ उसमें मैंने बोला ना हाफ टाइम अपना दो इंग्लिश को सीधा। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे उसे दो, आधे घंटे से 1 घंटा तो जीए को, आधा घंटा काफी है डेली। अब देखो कैसे पढ़ना है जीए, कोई भी 2 सोर्स पकड़ो, बार बार सोर्स पूछते हो आप मुझसे किस सोर्स से मैं पढ़ूं, कोई भी 2 सोर्स पकड़ो। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आप ये समझ लो मंथली वाला जो पीडीएफ है वो तो मैं पढ़ूंगा भाई वॉली बोर्ड का, ठीक है, जो बोल्ट वाली उसकी आती है सीरीज, तो वो मंथ का मेरा हो गया। अब डेली बेसिस पे आप किसी को भी चाहो तो आप अड्डा के 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आते हैं वो देख लो, चाहे आप क्लाउड अफेयर के देख लो, चाहे आप कपिल कटपाल है,
उनके आप डेली के, तो डेली वाले आप कहीं से भी डेली आपको पढ़ना है। उसके बाद वीकली का रिवाइज कर लेना है अपना, जो वीकली के क्वेश्चन का पीडीएफ आएगा वो रिवाइज कर लो। और बाद में मंथली जो है, फिर मंथली के लिए आपको फिर उस सोर्स की नहीं जाने की जरूरत, जिससे आप डेली वाला पढ़ रहे हो मंथली उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उन्हें आप लिखते रहो, जो भी डेली क्वेश्चन मिले, जो भी इंपॉर्टेंट मिले लिख लो, उनका मतलब प्रिंट आउट लेकर उन्हें हाईलाइट करते रहो। तो उसके बाद जो मंथली है ना, मंथली फिर किसी और सोर्स से, तो दो सोर्स से आप पढ़ाई करो। और देखो सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप ट्रस्ट रखो। आप जिससे भी पढ़ रहे हो ना, हमारी दिक्कत ये हो जाती है कि हम पढ़ एक से रहे हैं, ध्यान हमारा दूसरी की तरफ है। हम अभी ठीक है क्लाउड अफेयर से पढ़ रहे हैं, फिर कोई बोल देगा यार उसका बहुत अच्छा है, उससे पढ़ो, आप अड्डा से करो, तो फिर हम अड्डा में स्विच कर जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इसे छोड़ दो, विश्वास रखो, कोई भी दो सोर्स पकड़ो। ठीक है, मंथली तो मैं बोलता हूँ बेस्ट है, जो फायर बोल्ट वाली है वो ओली बोर्ड की। और डेली बेसिस पे आप किसी का भी एक, कपिल कटवाल है, काफी आजकल मतलब अच्छा रिव्यू आ रहा है उनका, या और भी है, अड्डा है कोई भी, तो वो आप आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपना देखो। पर दो सोर्स से ऐसे पढ़ो, मतलब दो सोर्स से डेली, मतलब एक सोर्स से पढ़ो डेली वाला और वीकली वाला, और मंथली जो है किसी भी एक से, तो दो सोर्स से आपका हो गया। तो अभी देखो टाइम है हमारे पास 2 महीने में, जो अभी तक जो डेली पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना अक्टूबर नवंबर का, तो अभी डेली भी पढ़ोगे आप, और एक एक महीने का पीछे का पकड़ लो, ये अक्टूबर वाला। अब अक्टूबर का डेली का पढ़ने का टाइम नहीं है, अक्टूबर का मंथली की, मंथली वाली जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट ले आओ और वो पढ़ना शुरू कर दो अक्टूबर नवंबर, जिससे एकदम से एग्जाम के टाइम पे लोड ना आए। तो ये इंग्लिश और जीए की बात हो गई। जीए में इस तरह से अगर आप 10-15 नंबर, 25 नंबर मान लिया उधर, 20 से 25 उधर आ गए, और इस तरह से अगर आप जीए करोगे ना, तो कितना भी टफ आ जाए 10 से 15 तो आप स्कोर कर लोगे, तो आपके 35 से 40 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे, 10 से 15 नंबर यहाँ पर। लेकिन ये हमारी दिक्कत तब आ जाती है कि जब जीए हम ना, अभी अभी हम लगे हुए हैं केवल प्री में जब 50-50 नंबर बन रहे हैं, तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार प्री के 3-3 4-4 मॉक हम डेली लगाए, कोई फायदा नहीं है, एक मॉक डेली लगाओ बस। ठीक है, और जिसके तो 60-65 बन रहे हैं उसे तो एक मॉक लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो एग्जाम से एक हफ्ता पहले बस वो प्री का मॉक दे लेना, तो उसका हो जाएगा उसमें। तो 60-65 वाला फालतू में घबरा रहा है वो अपना मेंस पे ही फोकस करे पूरा। तो इस तरह से आपके इधर इन दोनों में आप ये टारगेट अगर कर लेना, तो मैथ रीजनिंग में तो मैं बोलता ही हूँ हर किसी को, जो मैंने टॉपिक बताए थे मैथ रीजनिंग के लिए, मैं अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैंने ऑलरेडी का जो आईबीपीएस में बताई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखी है वो। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक बताए थे कि मैथ रीजनिंग के एटलीस्ट ये टॉपिक आप खत्म करो, और ये इनमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे रीजनिंग में बात करूँ, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, और या फिर एक कोडेड इनइक्वालिटीज वाले होते हैं पजल से अलग, तो ये ऐसे हो गए क्वेश्चन जो मतलब बन जाएंगे। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ट्रिक नहीं है। हम ये गलती कर रहे हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट का सवाल आ रहा है वहाँ पर हम कर नहीं पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 20 से 25 ट्रिक है, वे आप अच्छे से देख लोगे ना, तो उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वहाँ पर क्लिक कर जाएगा। ऐसी कोडेड इनइक्वालिटीज है, 3-4 ही चीज़ों के हैं, ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन में, तो वो उन्हें आप देख लोगे ना, तो वहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा बहुत देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने दो, पर इनमें गारंटी है कम से कम बनेगा। पजल आप उठा रहे हो तो पजल में गारंटी नहीं है कि बन जाएगा, पर इनमें गारंटी है कि हाँ जब उठाओगे ना तो इन्हें करोगे तो हो सकता है 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन बन जाएंगे। तो ऐसे मैथ और रीजनिंग का मैंने बताए हैं कुछ टॉपिक, उन्हें खत्म कर लो। ठीक है, ऐसे ही मैथ में भी मैंने बता रखे थे, कुछ सिंप्लीफिकेशन के भी मिलेंगे वहां पर आपको, तो Q1 Q2 वाले मिलेंगे। तो उसी के बेस पर मैथ और रीजनिंग में आप उसी वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, यहाँ अलग से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो उन टॉपिक को अपना तैयार कर लीजिए मैथ रीजनिंग में, और उनके भी ज्यादा से ज्यादा सेक्शन मॉक लगाइए। और जीए का मॉक देखो, हम लोग जीए का अब क्या, हम टाइम देखो कहाँ खराब कर रहे हैं, टाइम वो आपको खराब नहीं करना है, जहाँ मैं बताता हूँ। अब जीए का भी हम मॉक लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता जीए का मॉक लगाने का कोई फायदा है। तो जीए का मॉक लगाने, मैं फुल मॉक में भी जब लगाता था तो जीए का स्किप कर देता था, क्योंकि पता वहाँ कोई मतलब लास्ट में जब आप लगाओगे, जब 15-20 दिन बचेंगे तब ठीक है। अभी जीए का मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं लगने वाला है जो जीए में मॉक लगा रहे हो आप एग्जाम में। तो उससे अच्छा पढ़ो आप, जितना मॉक में टाइम खराब करोगे 20-25 मिनट, उतने दिन में जीए यहाँ पढ़ लो आप। ठीक है, तो मैथ में और रीजनिंग में इस तरह से आप 25 से 30 नंबर, मतलब इन दोनों में। और
आप कितना ही जोर लगा लो ना, कितना ही आप जोर लगा लो, मैं पहले ही बोला था कि एसबीआई में 30 से ऊपर नंबर लाना तो बहुत ही मतलब कोई आदमी धुरंधर ही है, वही ला पाता है। एवरेज नंबर 20 से 25 भी आप ले आ जाते हो, एवरेज 20 से 25 भी अगर आप ले आते हो ना, जो उन टॉपिक को जो मैंने बताए हैं उन्हें अगर आप कर लोगे तो आपके आ जाएंगे। हम दिक्कत वहां होती है जब हम ज्यादा ज्यादा टारगेट ले लेते हैं और फिर वहाँ एग्जाम में ना एक एक नंबर के क्वेश्चन, जहाँ मान लिया मैथ में है कोई अर्थमेटिक का आसान सा सवाल दिख रहा है, अर्थमेटिक के पढ़ने में टाइम नहीं लगती और कई बार बड़े आसान सवाल रहते हैं, तो हम सोचते हैं अरे नहीं यार एक नंबर पे क्यों ध्यान देना, नहीं, मैथ में काफी टाइम है आपको, आपको वो एक एक नंबर ही कमाने हैं वहां पर। तो एक एक नंबर कमा कर वहां पर ना, सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले पेपर मिलते ही देखते जाओ कि लास्ट तक जहाँ सिंप्लीफिकेशन मिला है पहले खत्म करो उन्हें, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 तो आने ही आने, 3 क्वेश्चन, तो 3 नंबर पक्के हुए, हाँ चलो भाई 3 तो बने। ऐसे अपनी वो करो स्ट्रेटेजी। हम सोचते हैं सीधा कि यार पजल उठाओ, एक पजल मार दी, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे सीधा, उससे अच्छा वहां पर एक एक 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा सही रहते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करके, ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है उसमें, तो पढ़ो तो उसमें कुछ ऐसे रहते हैं कि हाँ जो आपको लगेगा कि इसका आंसर यही होगा, तो उन पे आप चांस ले सकते हो। तो इस तरह से आप इस तरह से फोकस करोगे ना, मतलब इंग्लिश को तो बिल्कुल आप एकदम से लग जाओ इंग्लिश के पीछे, अगर आप एसबीआई क्लियर करना चाह रहे हो। बोरिंग लग रही है, 2 बार में 3 बार में पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, पर इंग्लिश के पीछे लग जाओ। उसके बाद जीए में जो मैंने बताया है उसी तरह से करो कि 2 सोर्स से विश्वास रखो, ज्यादा बार बार पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कभी अपने साथी से पूछ रहे हो, कभी मुझसे पूछ रहे हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सब सोर्स अच्छी हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कई लोगों से बात करी है, कोई अड्डा पढ़ के भी अच्छे नंबर ला रहा है, कोई कपिल कटवाल को पढ़ के भी ला रहा है, कोई ओली बोर्ड से भी अच्छे ला रहा है, तो कोई क्लाउड अफेयर से भी अच्छे ला रहा है, तो जो लेकिन विश्वास रखते हैं। आप पढ़ तो रहे हो अड्डा, लेकिन आपका ध्यान है ओली बोर्ड की तरफ, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जीए में इस तरह से आ जाएंगे, और मैथ रीजनिंग में भी आप कम से कम इतना टारगेट करोगे, ये जो मैंने बताए हैं, तो आपके 5 10 नंबर कम भी हुए 60 के रेंज में आप पहुंच जाओगे, और यही हमारा मेन फोकस है। और लास्ट बात मैं बोलूंगा, एसएससी में बहुत लोगों ने गड़बड़ करी, नहीं माने, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस है। निगेटिव मार्किंग देखो, मैथ रीजनिंग तो ठीक है, पर जीए में ना इतना टाइम रहता है, वहां पर इतना टाइम रहता है, बैठे बैठे खाली ना, खाली बैठे बैठे चलो इस पे भी मार दो, उस पे भी मार दो, और लास्ट में हमारे पहुंच जाते हैं 40 से 45, इतने अटेम्प्ट पहुंच जाते हैं। एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर ना 0.5 0.25 मैटर करते हैं, जब इतनी बड़ी फाइट हो कि हाँ एक एक नंबर भी कमाना मुश्किल हो रहा है और वहां हम ऐसे ही गवा दे रहे हैं। मतलब ब्लाइंडली मत मानना तुक्के, तो ब्लाइंडली मत मारना, 2 ऑप्शन में डाउट है तो उसे कर देना, पर ब्लाइंडली मत मारना, वहां मत खेलो ब्लाइंडली मार के कि चलो किस्मत आजमाते हैं मारो, ऐसी गलती मत करना। तो निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, और ये मॉक में भी, मॉक से ही प्रैक्टिस डालोगे तभी आएगी प्रैक्टिस। ये मॉक में जब आप मारते रहोगे तुक्के, तो वहां भी तुक्के लगने ही लगने हैं। तो निगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, और मॉक टेस्ट तो मैंने बताया है आपको कि मॉक टेस्ट लास्ट में, मॉक टेस्ट अभी टाइम है आपका सेक्शनल मॉक का, अभी सेक्शनल मॉक पे ज्यादा फोकस करो। इंग्लिश का डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है, डेली एक। रीजनिंग और मैथ में से तो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बल्कि इवन टॉपिक वाइज उनके मॉक लगाओ, रीजनिंग और मैथ के। और ऐसे भी कर सकते हो कि आप आज रीजनिंग का लगा दिया, अगले दिन मैथ का लगा लिया, या अभी डेली भी मत करो, अभी अगर मान लिया आपके टॉपिक खत्म नहीं हुए तो पहले टॉपिक खत्म कर लो, लेकिन इंग्लिश का तो मॉक लगाना ही लगाना है, चाहे टॉपिक खत्म हो नहीं हो, मॉक से बहुत फायदा मिलता है। विश्वास मानो, आज से आप इंग्लिश का एक एक मॉक लगाना शुरू करो, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप बताना मुझे। आप ये मत सोचो इंग्लिश में मेरी तैयारी नहीं हुई है, अभी मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, फायदा मिलेगा आपको। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ को लेकर वे क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो आपको जरूर हेल्प करेगी। विश्वास रखिए और इसे फॉलो कीजिए, जरूर फायदा मिलेगा आपको। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।